वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 6 अमेंडा, जिसके पोइट है आपके रॉबिन क्लीन। इसके आज हमने आपके हिंदी ट्रांसलेशन और साथ ही इससे बनने वाले आपकी जो बुक दी हुई है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पोएम के, उसके सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस का भी हमने आज आपके लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और मात्र 11 क्वेश्चंस बनाए हैं। उसी में हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ऐड करके और उनके आंसर्स आपके बहुत ही शानदार ट्रिक से प्रिपेयर किए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किए हैं। आइए सबसे पहले इस पोएम की हम स्टडी कर लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ये हमने आपकी इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, जो टिपिकल वर्ड्स आपके आए हैं उनका हमने हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। यहाँ पर जो आपकी पोएम की स्टार्टिंग की पहली लाइन है वहाँ पर अमेंडा की माँ उसको रेगुलर इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देश दे रही है कि ऐसा न करें ऐसा करें, और ये पोएम इसी पर पूरी कंप्लीट निर्भर है। शुरुआत में उसकी माँ कहती है कि अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा अपने कंधों को हंच हंच यानी झुकाना, डोंट लगा हुआ है, मत झुकाओ, यहाँ मना कर रही है। स्टॉप डेट स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउसिंग का है सुस्ती से बैठना, यानी सुस्ती से बैठना बंद करो, उदासी से बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, और सीधी बैठो यानी कि प्रॉपर वे से बैठो, सही तरीके से बैठो। अब ये जो आपके ब्रैकेट में दिए हुए हैं 3 लाइंस, इन लाइंस का यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि इनको क्यों ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि जब उसकी माइंड 3 लाइंस में अमेंडा को इंस्ट्रक्ट कर रही है, कुछ कह रही है, तब वो क्या है, विचारों में खोई हुई है। ऐसा वो डायरेक्ट माँ से न कहकर अपने माइंड में कोई चीज विचार कर रही है, सोच रही है। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। यानी कि लैंग्विड यानी शिथिल, ठहरा हुआ, और एमरल्ड यानी हरा। वहां पर एक शिथिल हरा सागर है, सी यानी समुद्र है। वेयर द सोल, सोल यानी ओनली, एकमात्र। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट यानी निवासी, रहने वाली। वहां एक शिथिल हरे सागर में जहां मैं एकमात्र वहां की रहने वाली हूं। अ मरमेड, मैं एक क्या हूं, मत्स्य कन्या हूं। मैं एक मत्स्य कन्या हूं, जल परी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, उस पर मैं ड्रिफ्टिंग जल के प्रवाह के साथ धीरे धीरे बह रही हूं। ब्लिसफुली यानी आनंद पूर्वक, आनंद लेते हुए मैं एक मत्स्य कन्या हूं, अकेली हूं और उस सागर में बह रही हूं। ड्रिफ्टिंग यानी जल के साथ धीरे धीरे बह रही हूं, ऐसा वो विचार कर रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। वापस उसकी माँ कह रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। क्या तुमने अपना रूम, जो उसका कमरा है, उसको टाइड यानी व्यवस्थित कर लिया, स्वच्छ कर लिया। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे याद है मैंने तुम्हें अपने शूज, जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमेंडा। ये वापस उसकी माँ कह रही है। और फिर ब्रैकेट में आपके लाइंस दी हुई है, इन लाइंस में फिर अमेंडा क्या कर रही है, सोच रही है, उसके मन में विचार कर रही है। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट। मैं एक अनाथ हूं, यानी जिसके कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, ऐसा वो कल्पना कर रही है। मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग, रोमिंग यानी भटकना, घूम रही हूं। द स्ट्रीट, गली में घूम रही हूं अकेली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर पीठ। मैं पैटर्न यानी आकृतियां, नमूने बना रही हूं। सॉफ्ट कोमल, डस्ट यानी धूल के ऊपर। विद माई हस्ट, हस्ट का मतलब यहां पर आपके दिया हुआ है शांत, चुप, शांत। और बेयर पिट यानी बिना जूते चप्पल के।
अपने बेर फीट से यानी नंगे पैरों से और शांत पैरों से उस कोमल धूल पर क्या कर रही हूं, आकृतियां बना रही हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो साइलेंस है, साइलेंस यानी शांति, चुप्पी, वो गोल्डन है, बहुत ही सोने जैसी है, बहुत ही फेवरेट है, मनपसंद है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, सुहावनी है। यहाँ पर स्वीट का मतलब है प्यारी है, सुहावनी है। और जो शांति है वो कैसी है, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मनपसंद है। डोंट ईट डेट चॉकलेट अमेंडा। वापस अब उसकी माँ कर रही है, ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, जो तुम्हारे मुहासे हो रहे हैं उनको याद रखो अमेंडा, तुम चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, मेरी तरफ देखोगी अमेंडा। वापस फिर वो कल्पना में खो गई है। आई एम अ रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मैं एक रेपंजल हूँ, एक राजकुमारी हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। मीनार के ऊपर जो जिंदगी होती है वो बड़ी ट्रैंक्विल होती है, ट्रैंक्विल यानी शांत होती है, एंड रेयर यानी दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित रूप से मेरे इन चमकीले सुंदर बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी मीनार पर बैठकर। ऐसा फिर वापस ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऐसा वो फिर अपनी कल्पना में खो गई है, विचार कर रही है। फिर ये लास्ट स्टेंजा है, स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा। ये तुरंत सल्किंग करना, रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम हमेशा से मूडी हो यानी चिड़चिड़ी हो। एनीवन वुड थिंक डेट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हारे अंदर नेग्ड करना, दोष निकालना, लगातार तुम्हारी शिकायत करती रहती हूँ अमेंडा। तो ये तो हमने इसकी आपकी हिंदी ट्रांसलेशन देखी। आइए इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम देख लेते हैं। आप इन्हें हाथों हाथ नोट भी कर लें। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर एंड टू हुम। आपके अनुसार यहाँ पर हर यानी अमेंडा से कौन बात कर रहा है, और यहाँ पर यू देखिए आप एंड टू हुम, और किससे बात कर रहा है, यानी कि कौन किससे बात कर रहा है ये पूछा है आपसे। और इसका आंसर आपको पता है, आई थिंक अमेंडाज मदर इज स्पीकिंग टू अमेंडा। मेरे अनुसार अमेंडा की माँ उससे बात कर रही है अमेंडा से। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज। हाउ डू यू नो दिस। अमेंडा आपके अनुसार कितने वर्ष की है और आपको ये कैसे पता लगा। इसका आंसर है, आई थिंक डेट अमेंडा इज अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड। मेरे अनुसार अमेंडा की उम्र 13-14 वर्ष की है। I know this by her mother's mentioning of Amanda's acne in the line. Remember your acne, Amanda. मेरे अनुसार मुझे ये चीज़ पता लगी जब उसकी माँ अमेंडा को उसके मुहासे के बारे में बता रही है इस लाइन में कि रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने मुहासों का ध्यान रखो अमेंडा। यूजुअली बॉयज और गर्ल्स एट दिस एज हैव एक्ने ऑन देयर फेसेज। ज़्यादातर इस उम्र में लड़के और लड़कियों के चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्टेंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। यानी कि जो 2, 4 और 6 आपके स्टेंजा हैं इस कविता के, इनको ये जो पैरेंथेसिस का यानी मतलब है ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ये ब्रैकेट में क्यों दिए गए हैं, अलग से क्यों बताए गए हैं। और इसका आपको जो आंसर लिखना है वो है, स्टेंजास 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे आर नॉट स्पोकन ओपनली। इनको अलग से दर्शाया गया है, ब्रैकेट में बताया गया है, क्योंकि ये सीधे सीधे बात करने वाली स्टेंजा नहीं है। यानी यहाँ पर दोनों जो करता है स्पीकर हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं।
दे कन्वे द थॉट्स गोइंग ऑन इन अमेंडाज माइंड। वे हमें अमेंडा के दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन्हें अलग से ब्रैकेट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 एंड 6? यानी स्टेंजा नंबर 2, 4 और 6 में वक्ता कौन है, बोलने वाला। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजास 1, 3, 5 एंड 7? क्या आपके अनुसार ये जो स्पीकर है 2, 4, 6 का, क्या ये 1, 3, 5 और 7 के स्टेंजा में जो स्पीकर आया उसको सुन रहा है क्या? इसका आंसर है, अब आप समझ जाइए कि ये जो स्पीकर है आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है ये तो अमेंडा है, और जो बिना ब्रैकेट के दी हुई है ये आपको पता है ये उसकी माँ है। तो इसका आंसर हमने बनाया आपके द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 एंड 6 इज अमेंडा। अमेंडा बिहेव्स सल्कीली एंड मूडीली इन द पोएम। अमेंडा रूठती हुई और चिड़चिड़ी वाली जो स्वभाव है वैसा व्यवहार करती है इस कविता में। शी डज नॉट पे अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज इन स्टेंजास 1, 3, 5 एंड 7। वो उसकी माँ जो स्टेंजा नंबर 1, 3, 5 एंड 7 में जो बात करती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, मरमेड और रेपंजल। वो एक अनाथ, एक मत्स्य कन्या और एक रेपंजल यानी एक राजकुमारी बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोएम? अमेंडा कविता में कैसा व्यवहार करती है? तो आपको आंसर नंबर 4 में से ही ये हमने आपको लाइंस दे दी है। अमेंडा बिहेव से लेकर शेष तक आपको लिखना है, फिर सी वॉन्ट से लेकर और रेपंजल तक आपको लिखना है, यानी अलग से याद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अमेंडा इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम? जो कविता है उसके पहले स्टेंजा में अमेंडा को क्या निर्देश दिए जाते हैं? What does the speaker ask Amanda to do in the first stanza? पहले स्टेंजा में स्पीकर अमेंडा से क्या करने के लिए कहता है? अब आंसर है, इन द फर्स्ट स्टेंजा अमेंडास मदर आस्क्स हर नॉट टू बाइट नेल्स, हंट शोल्डर्स एंड स्टॉप स्लाउचिंग। पहले स्टेंजा में अमेंडा की माँ उससे नहीं करने के लिए कहती कि वो नाखून न काटे और अपने जो शोल्डर्स हैं यानी कि उसके जो कंधे हैं उन्हें न झुकाए, और स्लाउचिंग यानी सुस्ती से न बैठे। सी आस्क हर टू सिट इन द प्रॉपर वे। उसे वो बताती कि वो सही तरीके से बैठे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं लेकिन आंसर एक ही है, आपका आंसर एक ही है। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर अमेंडा एक मत्स्य कन्या होती तो वो क्या करती? प्लस वाई डज अमेंडा विश टू बी अलोन इन द सी? अमेंडा सागर में अकेली रहने की इच्छा क्यों रखती है? इसी के अथवा में है, वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी अ मरमेड? अमेंडा एक मत्स्य कन्या क्यों बनना चाहती है? वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी? अमेंडा समुद्र में सोल इनहेबिटेंट यानी अकेली रहने वाली, अकेली निवासी क्यों बनना चाहती है? इसका आंसर है, अमेंडा wants to be a mermaid or sole inhabitant of the sea because she wants to drift blissfully in emerald sea. अमेंडा एक मत्स्य कन्या या अकेली सागर की निवासी बनना चाहती है क्योंकि उसे आनंद पूर्वक तैरना पसंद है उस एमरल्ड सी यानी हरे सागर में। वो चाहती है एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता आज़ादी चाहती है, एंड पीस ऑफ द सी और समुद्र की शांति भी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज अमेंडा ड्रीम टू बी एन ऑर्फन? अमेंडा एक अनाथ क्यों बनना चाहती है, उसे सपना क्यों देखती है? इज अमेंडा एन ऑर्फन? क्या अमेंडा एक अनाथ है? वाई डज सी से सो? वो ऐसा क्यों कहती है? और इसी का अथवा है, हाउ इज द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? जो कविता में एक अनाथ के जीवन के बारे में वर्णन किया है वो कैसा जीवन होता है इसका वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर आपको लिखना है, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन बट शी ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा
अनाथ नहीं है, लेकिन वो अनाथ होने का सपना देखती है। शी थिंक्स दैट एन ओपन हैज द लिबर्टी टू रोम अबाउट द स्ट्रीट बेयरफुटेड। वो मानती है कि एक अनाथ के पास लिबर्टी, आज़ादी होती है कि वो नंगे पैर गलियों में रोम यानी घूमे भटके। एन ओपन इज फ्री, एक अनाथ बिल्कुल स्वतंत्र होता है। शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट बाय हर बेयरफुट। वो चाहती है कि वो अपने नंगे पैरों से उस कोमल धूल के ऊपर आकृतियां बनाए। अब इनके आपके ये जो क्वेश्चन हैं, पहला और इसी में आपके प्लस करके जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें तो सेम आंसर लिखना है, लेकिन जो आपके थर्ड दिया हुआ है, हाउ इज द लाइफ ऑन ऑफ एन ओपन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, यानी कि जो एक अनाथ होता है उसका जीवन कैसा होता है, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका आंसर लिखना है। ये थिंग्स डेट के बाद में जो एन ओपन है यहां से लेकर फ्री तक आपको इसका आंसर लिख देना है, अलग से रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड रेपंजल लिव इन अ टावर। रेपंजल एक मीनार पर क्यों रहती थी, और इसी में अथवा है डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपंजल, क्या आपको रेपंजल की कहानी पता है। वाई डज सी वॉन्ट टू बी रेपंजल, सी यहाँ कौन है, अमेंडा। अमेंडा रेपंजल क्यों बनना चाहती है, आंसर है रेपंजल वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, रेपंजल एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। हर स्टेप मदर केप्ट हर इन अ टावर विद नो स्टेप्स और अ डोर, उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे एक मीनार पर रखती थी जहाँ पर ना तो कोई सीढ़ियाँ थी और नहीं कोई दरवाजा था। सी हैड टू लिव इन डेट टावर अलोन, उस रेपंजल को उस टावर पर अकेली रहना पड़ता था। अमेंडा वॉन्ट्स टू बी अ रेपंजल बिकॉज, अमेंडा भी एक रेपंजल बनना चाहती है क्योंकि लाइक हर उसकी तरह। सी आल्सो वॉन्ट्स टू लिव इन अ टावर अलोन एंड फ्री, वो भी मीनार पर अकेली स्वतंत्र रहना चाहती है। सी विल नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर टू इन्वाइट अ प्रिंस टू एस्केप, वो अपने बालों को नीचे नहीं गिराएगी, चमकीले बालों को, एक राजकुमार को आमंत्रित करने के लिए ताकि उसके साथ भाग सके, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगी जैसा रेपंजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, जो लड़की है वो किस बात की अर्न फॉर यानी कामना करती है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, ये कविता आपको अमेंडा के बारे में क्या बताती है, और इसी में प्लस है व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी अ मरमेड ओपन और रेपंजल, अमेंडा क्यों एक मत्स्य कन्या, एक अनाथ और रेपंजल बनना चाहती है। इसका आंसर आपको क्या करना है, अमेंडा अर्न्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम, अमेंडा चाहती है एक स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को अलग अलग मरमेड, ओपन और इसके अलावा रेपंजल के क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं होते तो ये वाला कॉमन आंसर भी आप याद कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी इंटेरोगेटेड, इंस्ट्रक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय एनीवन, वो नहीं चाहती कि उसको आज़ादी पर कोई प्रश्न लगाए, कोई उसे निर्देशित करे या उसे कंट्रोल करे, उसको नियंत्रित करे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती है। सी विशेष टू एंजॉय फ्रीडम, वो स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है, पीस शांति का, एंड एंजॉय लाइफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो जिंदगी का आनंद लेना चाहती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद में आपको सी वॉन्ट्स टू बी, और मरमेड आए तो मरमेड लिख दें, ओपन आए तो ओपन लिख दें, रेपंजल आए तो रेपंजल लिख दें, जो आए जो लिखे। यानी इन 3 क्वेश्चन का भी आंसर आप अलग अलग याद करने के बजाय ये कॉमन वाला याद कर सकते हैं, और जिसको वो तीनों अलग अलग लिखने हैं वो अलग अलग भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैंने इसका कॉमन आंसर आपके लिए बना दिया है। फाइंड आउट द मैसेज ऑफ द पोइट गिवन इन द पोएम अमेंडा, इस अमेंडा कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। इसी का तो है व्हाट इज द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता की विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द कोज ऑफ अमेंडाज बिकमिंग ऑफ सल्की एंड मूडी, आप इस कविता को पढ़कर ये कारण बताइए कि अमेंडा इतनी ज़्यादा सल्की यानी कि जो उसके रूठने का स्वभाव बन गया, मूडी यानी चिड़चिड़ी क्यों बन गई। इसी का तो है What happens if a child is instructed now and then, अगर एक बच्चे को बार बार
इंस्ट्रक्ट किया जाए, निर्देशित किया जाए तो क्या होता है? राइट ऑन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, कविता के आधार पर आप लिखिए। और इसी का तो है रीड द लास्ट स्टेंजा, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्की एंड मूडी। अंतिम पद को पढ़िए और क्या बताइए, क्या अमेंडा वास्तव में सल्की यानी कि रूठने वाली और मूड यानी चिड़चिड़े स्वभाव की है। इन सब का मैंने एक ही आंसर बना दिया है। अ चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड नॉट एज अ मेच्योर पर्सन। एक बच्चे को, एक बालक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, न कि कोई परिपक्व व्यक्ति की तरह। इफ अ चाइल्ड इज इंस्ट्रक्टेड नाउ एंड देन द चाइल्ड विल नॉट पे अटेंशन एंड डिसओबे पेरेंट्स। यदि किसी बालक को बार बार इंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो बिल्कुल भी आपकी बात पर अटेंशन या ध्यान नहीं देगा और आपके यानी माता पिता की डिसओबे करेगा, अवज्ञा करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। अमेंडाज मदर आस्क, अब इसमें हमने क्या किया, आपके आंसर नंबर 6 का आंसर ऐड कर दिया ताकि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। अमेंडाज मदर आस्क से लेकर प्रॉपर वेयर तक आप आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इसमें आप ऐड कर दें। मैंने आपकी लाइन्स लिख दी, कहाँ से कहाँ तक वो आंसर लिखना है। फिर आपको ये लाइन ऐड करनी, दिस इज द मेन कोज ऑफ हर बिकमिंग ऑफ सल्की एंड मूडी। यही मुख्य कारण है अमेंडा के रूठने का और चिड़चिड़े स्वभाव का। तो हमने आपके लिए मेहनत करके इतने सारे क्वेश्चंस के मात्र 11 आंसर्स बनाए हैं और आपकी हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली पोएम के साथ में फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।